हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको लास्ट टाइम, हम लोग वापस आ गए हैं आपके लिए स्पेशल वेबिनार लेके, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि दुबई में यूएई के अंदर कैसे टैक्स स्ट्रक्चर काम करता है, यहाँ पे कौन कौन से टैक्सेस हैं। आई नो सब लोग यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए टैक्स के स्ट्रक्चर को समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे साथ में रोमिल जी है, जो सीईओ है एस्पायर कंसल्टिंग ग्रुप के, और वो बहुत टाइम से बहुत सारी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो ये आज हमारे साथ में हमको हेल्प करेंगे आपको डिसीजन लेने में, आपको समझने में कि कैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स और वैट काम करता है। रोमिल भाई, आपका स्वागत है। कैसे हो आप? Hello everyone, कैसे हैं हितेश जी? Nice ऑल to गुड be भाई। a part of your webinar and look forward to having a good one. ग्रेट। सो रोमिल भाई, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिजाइन किया है जो जी, अक्सर हमारे क्लाइंट जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो पूछना चाहते हैं। हमेशा मन में कुछ सवाल रहते हैं बिजनेस स्टार्ट करते टाइम टैक्स absolutely. से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बेसिकली देखो, दुबई पॉपुलर है जो वो है टैक्स के लिए। सबको लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्स जीरो है, वैट जीरो है, और इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा क्या आप एक आइडिया दोगे सबसे पहले कि यूएई के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स क्या है और ये किसके ऊपर अप्लाई होता है और कैसे काम करता है कॉर्पोरेट टैक्स स्पेसिफिकली? जी बिल्कुल। सो ये जो आप पॉइंट बोल रहे हैं दैट वैट जीरो है, कॉर्पोरेट टैक्स जीरो है, दैट वाज अ लिटिल अर्लियर। एज ऑफ टुडे थिंग्स हैव चेंज्ड अ बिट। थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं यूएई के अंदर। एंड ओके। नाउ इन 2023 फर्स्ट जून को यूएई ने अनाउंस किया था कॉर्पोरेट टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन। सो एनी कंपनी which is doing turnover and has a net profit of more than 375,000 dirhams. जिस ओके। भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 375 के ज़्यादा है 1000 दिरहम से, सो उन पे 9% कॉर्पोरेट टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आती है। फॉर द कंपनीज जो इससे कम कर रहे हैं, 375,000 दिरहम से बिलो है उनका नेट प्रॉफिट, उन पे 0% टैक्स एप्लीकेबिलिटी है। ये जो लॉ है बोथ मेनलैंड एज वेल एज फ्री जोन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, एंड लास्ट ईयर से 2023 से एक्चुअली अप्लाई हुआ है। ओके, ठीक है। यानी कि अगर किसी का प्रॉफिट, यानी कि पूरे साल का प्रॉफिट 3,75,000 दिरहम से ज्यादा है, उसके जी ऊपर ही उसको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है। अगर प्रॉफिट एक्सीड हो जाता है तो टोटल पे नहीं करना है, सिर्फ उसके ऊपर जो अमाउंट उस पे एग्जैक्टली, करना है, राइट? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली ओके। राइट। जो ही डिफरेंशियल है आपका बिटवीन योर नेट प्रॉफिट, जो कि एक्सेस है मोर देन 375, केवल उसी पे आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है। ओके रोहन भाई, यानी कि ये फ्लैट है 9%, या इसके अंदर कुछ स्लैब सिस्टम भी जैसे इंडिया में स्लैब होता है या बाकी जगह, या फ्लैट है ये? द गुड पार्ट इज कि यूएई में दे डू नॉट हैव अ मल्टीपल रेट सिस्टम। इट इज अ फ्लैट रेट ऑफ 9% जो एप्लीकेबल है सारी कॉर्पोरेट्स पे। वी विल डिस्कस अबाउट अदर बिगर एंटिटीज लेटर, बट ओके। yes, 9% is a flat rate which is applicable on all sorts of companies ग्रेट predominantly. भाई। आई मीन अब इंडिया में अगर हम कंपैरिजन करें या किसी और भी कंट्री में, ऑब्वियसली वहाँ पे टैक्स रेट हायर होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स में। बहुत ज़्यादा है, सो एज ए, या एब्सोल्युटली। सो एज ए एंटरप्रेन्योर, इट्स रियली, आई मीन इट्स ए गुड न्यूज़ कि पैसा बचाने के लिए भी और ऑब्वियसली बिजनेस करने के लिए भी। ओके, सो इसी से बिल्कुल। रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अब दो तरह की कंपनीज होगी, ठीक है? एक कंपनीज है जो मेनलैंड में रजिस्टर्ड है, सेकंड टाइप ऑफ कंपनी है जो फ्री जोन के अंदर रजिस्टर्ड है। सो फ्री जोन के अंदर भी क्या कॉर्पोरेट टैक्स अप्लीकेबल होता है? सेम स्ट्रक्चर है या कुछ अलग है वहां पे? वेरी वैलिड पॉइंट। फ्री जोन्स को एक सर्टेन एग्जेम्पशन दिया गया है अगर वो जो कंडीशंस मेंशन्ड है लॉ में वो मीट कर सकती हैं, विच इज लाइक इकोनॉमिक सब्सटेंस उस फ्री जोन में मेंटेन करना। इकोनॉमिक सब्सटेंस से मतलब है कि आपका फिजिकल ऑफिस उसी प्रेमाइस में होना, उस ऑफिस उस डेजिग्नेटेड जोन में, या फिर आपके एम्प्लॉयज भी उसी फ्री जोन की फैसिलिटी में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो दिस इज ट्रीटेड एज आप इकोनॉमिक सब्सटेंस उस फ्री जोन के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर ये आप कर पा रहे हैं उस फ्री जोन के अंदर मेंटेन, देन यू आर सब्जेक्ट टू, यू कुड बी सब्जेक्ट टू 0% टैक्स इंस्टेड। तो एक बेनिफिट दिया गया है स्पेशली फ्री जोन्स को। सर्टेन कंपनीज विल गेट दिस बेनिफिट, बट यस, अगर वो ये जो कंडीशंस है मीट आउट कर पा रही हैं तो दे विल ओनली बी सब्जेक्ट टू 0% एंड नॉट द यूजुअल 9%।
ओके, सो इसमें ना एक हमेशा डाउट रहता है हर किसी को, क्योंकि नॉर्मल जब हम किसी से बात करते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि यूएई में जो फ्री जोन है बेसिकली दुबई के अंदर, कि अगर आप कुछ भी आउटसाइड यूएई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब दुबई में नहीं कर रहे हो, आउटसाइड प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको इनकम भी अगर आउटसाइड यूएई से आ रही है, इनवॉइस भी आपके आउटसाइड यूएई है, क्लाइंट भी बाहर है, बिल्कुल बट यू आर सिटिंग हियर बिल्कुल इन दुबई, सो उस केस के अंदर फ्री जोन के ऊपर क्या वो कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? जी। इस केस में आता है एक डेजिग्नेटेड फ्री जोन का कॉन्सेप्ट, जो कि एक गेटेड फ्री जोन भी बोल सकते हैं अपन उसको। सो अगर ये डेजिग्नेटेड फ्री जोन में आप सिचुएटेड हैं, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक ही हैं यहाँ पे, सारे फ्री जोन्स डेजिग्नेटेड जोन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो जैसे जबल अली फ्री जोन, रकीज फ्री जोन, और भी कुछ ऐसे हैं, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन, शारजा, फुजैरा, हर एमिरेट्स के अंदर कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स हैं। अगर आप की कंपनी उन फ्री जोन, स्पेसिफिक फ्री जोन्स में बेस्ड है और आप केवल इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स, सर्विसेज पे ये सेम बेनिफिट नहीं है। बट अगर गुड्स की आप हाई सीज सेल कर रहे हैं या आपका ट्रांसशिपमेंट हो रहा है वेयर गुड्स आपके यूएई के अंदर एंटर नहीं हो रहे, इन दैट केस आप जीरो रेटिंग जो अपन ने डिस्कस किया उसका बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं इन यूएई, एंड यू डोंट हैव टू पे दिस 9%। ओके, सो ये फायदा है गेटेड फ्री जोन का, डेजिग्नेटेड फ्री जोन का एक तरीके से। बिल्कुल। ओके, उनको जैसा पहले डिस्कस हुआ, जो कंडीशंस हैं वो डेफिनेटली मीट आउट करनी है। ओके, वो कंडीशंस जब वो मीट आउट करते हैं, देन दे कैन एंजॉय दीज बेनिफिट्स ऑफ द लॉ। ओके। अब जैसे आपने बताया कि 9% कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल है, ठीक है, तो उसके बाद में अभी मेरा अगला क्वेश्चन है कि इसमें थ्रेशोल्ड क्या है? आपने वो भी बताया मेरे को कि थ्रेशोल्ड ये, इसमें कुछ जी दो क्वेश्चन है। एक ये है कि एक तो थ्रेशोल्ड आप बता दीजिए एक बार कि एग्जैक्टली वो अमाउंट कितना बिल्कुल। है जिसके बाद उसको टैक्स पे करना है। सेकंड क्वेश्चन इज क्या ये मैंडेटरी है सबके लिए कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसका, समथिंग उसके रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन होता है जैसे। Absolutely, absolutely. So for all the companies which are like जो अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है या फ्री जोन कंपनीज हैं, जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के स्ट्रक्चर में आएंगी, वो उनको रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहले मैंडेटरी है एज पर लॉ। जो नेट प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड हमने अभी डिस्कस किया वो है 375,000 दिरहम्स। इसके अबव पे टैक्स लाइबिलिटी आएगी। दिस ट्रांसलेट्स टू रफली आपका 85 लाख रुपीस इंडियन टर्म्स में अपन बात करें तो उसके अराउंड आता है। इसके ऊपर जब आपका कंपनी का प्रॉफिट है तो ही आपको टैक्स भरने की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन सबको करना है, सारी कंपनीज को करना है, बट टैक्स लाइबिलिटी इज ओनली व्हेंस द रेवेन्यू थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड। ओके, और जो आपने बताया रजिस्ट्रेशन, चाहे आप फ्री जोन कंपनी है, मेनलैंड कंपनी है, चाहे आपका प्रॉफिट कम बिल्कुल है ज्यादा, रजिस्ट्रेशन सबको करना है, मैंडेटरी है, ठीक है। बिल्कुल। इसका कोई टाइमलाइन होता है कि कितने टाइम के अंदर अंदर कोई क्लाइंट कहता है कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, नहीं करा पा रहा हूँ किसी भी रीजन से, तो कोई टाइमलाइन है कि कितने टाइम के अंदर अंदर उसको कराना होता है रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल। सो अब जो नई कंपनीज है, पुरानी कंपनीज जो थी इन एग्जिस्टेंस सिंस प्रायर ईयर्स, उनने अब सब कर लिया है ऑलमोस्ट, और नहीं किया है तो दे शुड रजिस्टर अर्जेंटली, क्योंकि दे कुड बी सब्जेक्ट टू सम पेनल्टीज इन यूएई। पर जो अब कंपनी सेटअप हो रही हैं, उनके पास 3 महीने का टाइम लिमिट है विद इन विच दे हैव टू रजिस्टर एंड काइंड ऑफ अलाइन with the corporate tax requirements. So within a span of 3 months, basically, they have to register. ओके, सो अभी यानी कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन, भाई अगर आपने कंपनी ऑलरेडी ओपन कर ली और अभी तक नहीं कराया है, सो मेक श्योर आप जी रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, बिकॉज वो मैंडेटरी होता है। सेकंड थिंग इज कि रोमिल भाई, दो चीजें हैं, देखो कंपनी जब कोई भी इंसान स्टार्ट करता है एज एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो एक चीज होती है कि मैंने 100% एलएलसी कंपनी बनाई है, ठीक है, बिकॉज दो तरह के मॉडल होते हैं, आपको पता है, एक होता है 100% एलएलसी, बिल्कुल एक होता है सोल एस्टैब्लिशमेंट कंपनी, ठीक है। तो मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि एलएलसी के केस में ये टर्म कंडीशन है 3,75,000 दिरहम से प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, मैंडेटरी है, 9% कॉर्पोरेट टैक्स है। अगर सोल एस्टैब्लिशमेंट कंपनी बिजनेस है, ठीक है, और वहां की इनकम है, तो उसका क्या रूल रेगुलेशंस है यूएई के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि सोल एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली एक इंडिविजुअल का एक्सटेंशन माना जाता है, और वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो अपन कंपनी को बोलते हैं वो नहीं होता। सो सोल एस्टैब्लिशमेंट्स को एक बेनिफिट दिया गया है कि आप 1 मिलियन तक के टर्नओवर थ्रेशोल्ड तक आप
को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका रेवेन्यू जो टॉप लाइन है 1 मिलियन दिरहम्स के ऊपर होता है, देन यू हैव टू रजिस्टर। कि 1 मिलियन दिरहम 1 मिलियन दिरहम के काफी ऊपर, बड़ा अमाउंट है। करेक्ट, बिल्कुल। आई थिंक ये ट्रेडिंग बिजनेस जो कर रहे होंगे, यानी कि जो बड़े स्केल पे, उनका तो जल्दी हो जाता होगा, बट आई थिंक जो सर्विस बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, उनके लिए एग्जैक्टली, बेनिफिट है अगर कोई यस, सॉल उनके एस्टेब्लिशमेंट। लिए 1 मिलियन दिरहम की लिमिट बड़ी बट यूजफुल सॉल है एस्टेब्लिशमेंट ताकि कंपनी में आपको लोकल अरेबिक पर्सन को आप एज ए लोकल सर्विस एजेंट आपको ऐड करना पड़ता है, राइट? जी, जी, होल्डिंग तो ओनरशिप तो पूरी आपके पास रहेगी, बट यस एक सर्विस एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है एज पर यूएई लॉज, वो जरूर एक मीट आउट करनी पड़ती है। यस, ओके, भाई देखो क्या होता है कि ना, जब मैं डील करता हूँ स्पेसिफिकली क्लाइंट से, कोई किसी भी कंट्री से, और जब उसको बिजनेस बिल्कुल, स्टार्ट करना होता है, तो उसके दिमाग में पहला, क्योंकि देखो मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट क्या होता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं दुबई में एक टैक्स पर्पस के लिए भी, बिकॉज आप बहुत हैवी टैक्स पे, जब आपकी बिजनेस की टर्नओवर करोड़ों के अंदर है, ठीक है, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100, 200, 300 करोड़, 500, आपका प्रॉफिट ही करोड़ों के अंदर है, देन ऑब्वियसली उसका 2%, 5% टैक्स भी बहुत ज्यादा बन जाता है। तो क्लाइंट अक्सर पूछते हैं कि हितेश भाई ये बताओ कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारा अभी ये टर्नओवर, ये बिजनेस है, अगर हम सेम चीज दुबई में भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं हमारे पास में, तो आप एक कुछ कंपैरिजन थोड़ा सा बता सकते हैं कि एग्जांपल के लिए, कि मान लो कोई इंडिया में प्रॉफिट कर रहा है 1 करोड़ का, ठीक है, एक ओके, करोड़ का प्रॉफिट किया इंडिया में, और सेम प्रॉफिट अगर कोई करता है दुबई में, यूएई के अंदर, 1 करोड़ का ओके, प्रॉफिट, अंडरस्टूड, आई एम हाँ, टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, नॉट रेवेन्यू, ठीक है, तो उस केस में बिल्कुल, कितना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा अगर वो इंडिया में है? अभी हम सिर्फ इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी कंट्रीज बहुत सारी है, लेकिन अगर वो दुबई में है तो बिल्कुल, कितना पे करना पड़ेगा? तो एक थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप देंगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी लोगों को। आई अंडरस्टैंड, परफेक्टली फाइन। तो इंडिया में जैसे आप जानते हैं एक बेस सेट अमाउंट जो है, देयर इज नो थ्रेशोल्ड जिसके ऊपर ही टैक्स लगेगा, तो वो आप अज्यूम करें अगर 25%, इफ वी लीव आउट ऑल द सेस और जो एडिशनल टैक्सेस हो सकते हैं, जस्ट एट 25% कैलकुलेट करें तो 25 लाख स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी रफली जो नेट प्रॉफिट पे टैक्सेबिलिटी आएगी। ओके, इसमें अगर आपने हम यूएई में वो 25% एवरेज लिया है, अगर कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में है तो 1 करोड़ के ऊपर सीधा 25 लाख हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, करेक्ट। तो अगर अपन यूएई के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेस 375 का एग्जेम्पशन मिल गया। 1 करोड़ को अपन जब कन्वर्ट करेंगे दिरहम टर्म्स में रफली 4.5 लाख दिरहम के आसपास आएगा। सो ओके, डिफरेंशियल बचा अपना 75,000 दिरहम, जिस पे अगर 9% लगाते तो 7,000 दिरहम नियर अबाउट आपका टैक्स बनता है। वो कुछ इंडियन टर्म्स में अगर अपन देखें तो 1.5 लाख रुपए, वन 1.5 लाख लाख फिफ्टी के थाउजेंड आसपास रुपीज का, के ओह माय आसपास गॉड। ही यानी बनेगा कि यूएई के आप अंदर कह रहे हो कॉर्पोरेट टैक्स। वहाँ 25 लाख बन रहा है कॉर्पोरेट टैक्स जी, आपका, यहाँ पे 1.5 लाख जी, बन रहा है बिल्कुल, सिर्फ। बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत दैट बड़ा इज डिफरेंस। व्हाई यूएई इज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, और ये कॉर्पोरेट टैक्स भी एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट की वजह से लाया गया है, बट दे हैव मेड श्योर कि एक बहुत कम रहे, इट इज एट अ वेरी रीजनेबल रेट सो दैट डज नॉट अफेक्ट द पीपल इन जनरल। ओके, और जैसा आपने बताया कि स्पेसिफिकली मैं इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे स्लैब सिस्टम मतलब नहीं है कि यहाँ तक आपको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पे करेक्ट, करना, जीरो से करेक्ट, लेके कंप्लीट प्रॉफिट पे लगता ही लगता है, मतलब आपको। एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली, ओके, गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी आप लोग हमें शेयर करते हो, कॉल पे बात करते हो, व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में करते हो, मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँ आज, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि हितेश मेरा एक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, आपको इनकॉर्पोरेट कंपनी कंपनी करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी आपको समझना है, तो ऑब्वियसली आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के भी अपने क्वेश्चन सबसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं अभी उसको इमीडिएट बेसिस पे भी कवर कर लूँ। ओके, एब्सोल्युटली। सो रमिल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतनी डेप्थ में इतनी क्लैरिटी देने के लिए अभी तक। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है पर्सनली आपसे, इतनी सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ तब। मैंने ना एक चीज़ सुनी है कि जो दुबई गवर्नमेंट है, यूएई गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आए, यहाँ पे बिजनेस करे, बिल्कुल, वो दिल से बिल्कुल, चाहते हैं उनको सपोर्ट करना। तो एक अभी राइट, इनिशिएटिव भी आया था कुछ स्मॉल बिजनेस रिलीफ से रिलेटेड, यानी कि कुछ एब्सोल्युटली, नए एंटरप्रेन्योर्स है, अभी स्मॉल स्केल पे बिजनेस है, तो कुछ टैक्स से रिलेटेड कि जो 9% टैक्स या कुछ हो रहा है, उनको वो भी माफ कर दिया जाए कि आप आओ भाई बिजनेस करो और पैसा कमाओ तुम लोग। तो थोड़ा सा अगर वो भी समझाओ एग्जैक्टली क्या चीज है। जी।
जी। सो स्मॉल बिजनेस रिलीफ जो ऑफर की गई है, दिस इज फॉर कंपनीज जिनका टर्नओवर 3 मिलियन दिरहम के नीचे है। सो ओके। आप स्टार्टअप्स काउंट कर सकते हैं इसमें, या नई कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेट हुई हैं, सर्विस बिजनेसेस जिनमें टर्नओवर इतना हाई नहीं होता है, बट इट इज़ मोर ऑन कि क्या उनका बिजनेस बिल्ड हुए सक्सेसफुली। सो बिकॉज ऑफ दैट एक 3 मिलियन दिरहम की टर्नओवर थ्रेशोल्ड दी गई है। और अगर आपका टर्नओवर इस 3 मिलियन दिरहम के बिलो है, तो आपको 0% टैक्स है फॉर द फर्स्ट 3 years सिंस द इम्प्लीमेंटेशन। तो 24, 25 एंड 2026, 31 दिसंबर 2026 तक का ही बेनिफिट है ये। सो दैट जो स्मॉल बिजनेसेस हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर कर लें, कंप्लायंस रिकॉर्ड्स अपडेट कर लें, ताकि जब 27 में उनको एक्चुअली में टैक्स देना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन वट एवर प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग, तब तक दे आर वेल प्रिपेयर्ड। सो वन, इट इज़ फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, टू, इट इज़ फॉर स्टार्टअप्स, एंड फॉर न्यूअर बिजनेसेस जो इतनी यानी कि कंप्लायंस कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी कि आप एक तरीके से ये बोल रहे हो, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया आज दुबई में, ठीक है। जी। फर्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट हुआ 3,75,000 दिरहम से ज्यादा, लेकिन मेरा करेक्ट। जो रिवेन्यू है, टर्नओवर है, वो है मान लो 2 मिलियन की, तब भी मुझे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पे करना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको ये कोई कॉर्पोरेट टैक्स रिगार्डलेस ऑफ योर नेट प्रॉफिट, आप अगर आपका टर्नओवर 3 मिलियन के नीचे है, आपका नेट प्रॉफिट 375 से ज्यादा भी हो सकता है, फिर भी आपको टैक्सेस देने की जरूरत नहीं। गजब, आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन ही नहीं बहुत होगी, पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये नई चीज है एक तरीके से, अभी 1-2 साल पहले इम्प्लीमेंट हुई है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये अगर आप अभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2025 में, तो आपके पास 2 साल का टाइम रहेगा अप्रोक्सीमेट, या 2025 बिल्कुल। देन 2026, इस 2 साल के अंदर अगर आपकी टर्न ओवर 3 मिलियन दिरहम से कम है और प्रॉफिट 30 चाहे लाख ज्यादा भी हो हाँ। आपका, तो भी नहीं लगेगा। अच्छा, मेरा जी। एक क्वेश्चन और है इसमें भाई। अब मान लो मेरा प्रॉफिट फर्स्ट ईयर ज्यादा है 3,75,000 दिरहम से, ठीक है, मेरी जी। टर्नओवर कम है। नेक्स्ट ईयर 2026 में मेरी टर्नओवर जो है वो 3 मिलियन से कम ही है, ठीक है, ओके। लेकिन मेरा प्रॉफिट सॉरी मेरी टर्नओवर इंक्रीज होगी, प्रॉफिट कम है, ठीक है। ठीक है, तो समझ गया मैं मतलब आपका क्वेरी। मतलब एक बार अगर क्रॉस हो गए, वो टर्नओवर क्रॉस कर दिया और फिर से वापस कम होगी, तो क्या वो बेनिफिट मिलेगा उस केस में? ये इसमें क्या है कि दे हैव गिवन क्लियरली, अगर एक बार जैसे आपका ये 3 मिलियन का थ्रेशोल्ड करंट ईयर या प्रायर ईयर, प्रायर 2 years में अगर आपका क्रॉस हो चुका है, देन यू आर नॉट सब्जेक्ट टू द सेम बेनिफिट। उस केस में आप स्मॉल बिजनेस रिलीफ के अंदर नहीं आएंगे। आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब जो है अपना नेट प्रॉफिट का, वो ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बचेगा आपके लिए। सो कंसिडरिंग आपको ये 3 मिलियन का बेनिफिट मिले, दैट इज इफ आपका न्यू बिजनेस है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इट शुड बी बिलो 3 मिलियन। अदरवाइज आप एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो प्रायर 2 years में आपका 3 मिलियन से कम होना चाहिए, तभी आप ये बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। यानी कि जो हर जगह हम सुनते हैं, देखते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स भी जीरो है, वैट भी बिल्कुल। आपको नहीं होगा, आपका इनकम टैक्स भी नहीं होगा, तो बिल्कुल। वो इस पार्ट की हमेशा लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की, कि राइट। अगर आपका बिजनेस छोटे स्केल पे है, नया बिजनेस है, तो इस टाइम पे आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं करना। तो वो ये स्मॉल पे बिजनेस नहीं रिलीफ। करना, एग्जैक्टली, बट फाइलिंग इज रिक्वायर्ड। सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न होगा जो उनको फाइल करना है, ऑल्सो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। सो दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर पेइंग द टैक्सेस, पे करने की जरूरत है या नहीं। बट अगर अपन बात करें अबाउट रजिस्ट्रेशन, या फिर अपन बात करें अबाउट द फाइलिंग, दैट इज बोथ रिक्वायर्ड। ये ध्यान रखें सब, विच ओके। इज वेरी अच्छा, इंपॉर्टेंट। एक चीज और थैंक यू आती वेरी है, मच। ओके, थैंक यू रोमिल भाई। एक चीज और आती है इसके अंदर कि अभी इसी से, एक तो हो गया स्मॉल स्केल के बिजनेस, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ जी। कर रखा है कि आप अभी स्टार्टिंग में मत पे करो, जो भी टर्म कंडीशन हमने डिस्कस की अभी। देन बिल्कुल। उसके बाद में आता है बिजनेस जो चल रहे हैं लंबे टाइम से, 9% आपको पे करना है आफ्टर 375 दिरहम के बाद, 3,75,000 दिरहम के बाद। देन इसमें एक चीज और भी अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि कुछ 15% टैक्स एप्लीकेबल हुआ है बिल्कुल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के ऊपर, ठीक है। तो काफी क्लाइंट जब कॉल करते हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो पूछते हैं, देश भाई यार कॉर्पोरेट टैक्स पहले तो 9% था, 0% बोल रहा है, कोई बोलता है कि अभी सुनने में आया 15% भी हो गया है। तो ये एक बार इस पे क्लैरिटी आप दीजिएगा कि 15% वो किसके लिए है, सबके लिए है, या कोई एक्सेप्शनल केसेस है?
दीज आर ये जो 15% का मिनिमम टैक्स लाया गया है, ये मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के लिए है, लाइक्स ऑफ गूगल, एप्पल, जो बहुत ही बड़ी एंटिटीज हैं। ओके। ये जो फ्रेमवर्क है OECD पिलर 2 के कंप्लायंस में लाया गया है। दिस इज अ ग्लोबल फ्रेमवर्क जो अब धीरे धीरे काफ़ी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, यूएई इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट नाउ। इसमें रिक्वायरमेंट ये है, एक तो आपकी कंपनी जो है मल्टीनेशनल, मतलब मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस में, अलग अलग कंट्रीज में सेटअप है। तो सेकंड, उसमें जो रेवेन्यू कंडीशन है, दैट इज इफ योर टर्नओवर इज मोर देन यूरो 750 मिलियन, और अपन दिरहम में बात करें तो 2.91 बिलियन दिरहम से ज़्यादा है, तो ही ये 15% की कंडीशन आती है। तो इट विल नॉट अप्लाई टू द एसएमई सेक्टर, इवन लार्जर कंपनीज यानी कि जो एट बहुत लार्ज। बड़े जायंट है, बहुत बड़ी कंपनीज है, एग्जैक्टली, मल्टी एग्जैक्टली, कंट्रीज में उनके ऑफिस है, बहुत बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, रेवेन्यू है, तो ये आपने नंबर बताया। अगर उस कैटेगरी में आ जी, रहे हैं तो वो उसके लिए है। इसका कोई करेक्ट। स्पेसिफिक रीजन है मेन कि इसको थोड़ा इंटेंशन, किया गया है वैसे? हाँ, मैं वही बताने जा रहा था कि मेन इंटेंशन ये है कि द बिग कंपनीज समटाइम्स दे प्लान इट इन सच अ वे कि उनके टैक्सेस कहीं भी एप्लीकेबल ना हो, या टैक्स जो सेफ, जो टैक्स हेवन जो जुरिस्डिक्शंस है, उनमें उनका मैक्सिमम प्रॉफिट्स दिखे। तो उस ओके। चीज़ को, उस प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए, उसको कंप्लायंस में लाने के लिए, ऑल द अथॉरिटीज, ऑल द कंट्रीज इन कॉग्निजेंस एक ये बेनिफिट ला रहे हैं, सॉरी, एक मिनिमम टैक्स ला रहे हैं, ताकि दिस इज नॉट एस्केपिंग द ओके, टैक्स मतलब इतना तो पे करना एडवर्टाइजमेंट है होता आपको, एटलीस्ट मिनिमम, है। जी, कहीं भी हो आप। जी, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये सब चीजें ठीक है, नॉर्मल इंसान बिजनेस कर रहा है रेगुलर, ठीक है, नॉर्मल बेसिस पे उसको पता है कॉर्पोरेट टैक्स का पे करना है, आपने समझा दिया। लेकिन क्या उसके साथ में कुछ लोग होते हैं कि यार हितेश भाई, हमारी कम ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस में, 4, 5 या 10, 15 महीने की, बहुत ज्यादा नहीं है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, लेकिन क्या फिर भी हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करवाना चाहिए एज ए प्रॉपर, चाहे खुद की एक इंटरनल टीम रख के, आउटसोर्स करके, या वो नॉर्मल करके चल जाता है काम? आपका क्या सजेशन है? देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया, आइडियली टू गिव द बेनिफिट, स्मॉल बिजनेस रिलीफ के हिसाब से और भी एंगल्स देखें अपन तो, एफटीए हैज ट्राइड टू एक्सटेंड, यूएई अथॉरिटीज ने थोड़ा बेनिफिट दिया है, बट दैट डज नॉट मीन कि उनने बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एक नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि जो रेवेन्यूज़ हैं, जो खर्चे हैं, कुछ अगर अक्रूवल्स हैं, अक्रूवल्स में आप बोल सकते हैं कुछ प्रोविजन जो कि आपके ग्रेच्युटी के हो सकते हैं, लीव सैलरीज के हो सकते हैं, इस टाइप से बहुत खर्चे होते हैं जो आज आप पे नहीं करते कैश में, बट अक्रूवल बेसिस पे होते हैं। तो उनको मेंटेन करके प्रॉपर बुक्स कैलकुलेट करने के लिए it is required proper books of accounts are maintained. Whether it can be done in-house, that's very good. If not, it can be outsourced to the right people, which can help in the proper maintenance. Maybe first, second year, if they don't want to do because of the small business relief, good enough. बाद में धीरे धीरे कंप्लायंस बढ़ती जाएंगी, तो इट इज एडवाइसेबल जो आज से ही मेंटेन कर सके, इट इज ऑलवेज बेटर। ओके, ग्रेट। यानी कि ऑल एंटरप्रेन्योर्स, मेक श्योर जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो उस टाइम पे आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करनी है। डजेंट मैटर की ट्रांजेक्शन 4 है महीने की, 5 है कि 10 है, ताकि जब आप कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करो या वैट रिटर्न फाइल हो आपकी, उस टाइम पे कोई भी जी, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ओके रमिल भाई, थैंक यू। absolutely. अब रमिल भाई देखिए, दुबई में लोग आए पैसे कमाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, ठीक है, मैं आया, बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा पैसा भी बनाया मैंने। अब उसके बाद में ऑब्वियसली, अगर एग्जांपल के लिए मेरी होम कंट्री इंडिया है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ठीक है, मुझे वहां पैसों की जरूरत है, तो मुझे दुबई से पैसा इंडिया भी लेके जाना है, ठीक है, और तो उस केस में Absolutely. क्या पर्सनल इनकम, अच्छा इससे पहले मुझे एक चीज और बताइए कि यूएई के अंदर मान लो कोई जॉब कर रहा है, कोई पर्सनल इनकम है, ठीक है, तो उस पर्सनल Uh-huh. इनकम के ऊपर क्या टैक्स दुबई में यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा? इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है कि वो पैसा कमाने के बाद अगर इंडिया लेके जाना है तो उसके ऊपर लगता है कि नहीं लगता? ग्रेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं यूएई, अपार्ट फ्रॉम द चार्म ऑफ द प्लेस, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी पर्सनल इनकम पे टैक्स नहीं है यूएई में। सो इफ़ यू आर गेटिंग अ सैलरी, कोई डिविडेंड, कोई कैपिटल गेन्स आप अर्न कर रहे हैं, या आपकी रेंटल इनकम आ रही है यूएई के अंदर, यूएई सोर्स, तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं है।
जो अपन ने सोल एस्टैब्लिशमेंट का स्ट्रक्चर अलग हो गया जो अपन ने पहले डिस्कस करेक्ट। किया, बट दिस इज पर्सनल इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, उस पे कोई भी तो टैक्स जॉब कर नहीं रहे हैं है क्योंकि स्पेसिफिकली, वो जो भी पर्सनल एज ए एग्जैक्टली इनकम कमा रहा है उसके ऊपर। एग्जैक्टली, तो उस पे कोई भी टैक्स नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। ओके, ग्रेट। तो मेजोरिटी लोग तो, क्योंकि यस, इंडिया में मेरे इतने सारे फ्रेंड है जो जॉब कर रहे हैं, तो उनकी बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यार पैसा पहले आता नहीं है, पहले कट जाता है पैसा। ऑब्वियसली टीडीएस वगैरह डिडक्ट होता है वहां पे। टीडीएस, तो जी जी जी। तो वो हमेशा इसी प्रॉब्लम को गाते रहते हैं। बट जब भी हमारा डिस्कशन होता है, हम जैसे दुबई में लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यार कभी जब मीटअप होता है तो ये चीज हमेशा रहती है कि यार हम लोग इस मामले में फायदे में रहते हैं, अच्छा पैसा सेव हो जाता है एडिशनल। ओके, अच्छा एक चीज राइट, इसी में मैंने आपसे पूछी थी कि अब ओके, इससे पहले एक चीज मैं समझता हूँ। अब यूएई की जो कंपनी है, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट बनाया, बिजनेस किया, प्रॉफिट मैंने बनाया, क्या वो पैसा इंडिया के अंदर टैक्सेबल होता है फॉर इंडियन, जो इंडियन लोगों की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली? जी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझना पड़ेगा अपन को, विच इज टैक्स रेसिडेंसी। नाउ अगर कोई टैक्स रेसिडेंट, अपन पहले एग्जांपल में लेते हैं कि वो इंडिया में ही है, उनने बिजनेस यहाँ सेटअप कर लिया है क्योंकि उनका काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेड होता है या डॉलर रेमिटेंस या इंटरनेशनल करेंसी की रेमिटेंस आती हैं, तो उनने अगर बिजनेस यूएई में सेटअप किया है और अच्छे ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं, पर टैक्स रेसिडेंसी के हिसाब से वो इंडिया में ही है, मतलब 182 डेज, आई एम सिंप्लीफाइंग इट स्लाइटली, वैसे और भी इसमें थ्रेशोल्ड्स होते हैं टाइम के, डेज के, बट अगर 182 डेज से ज़्यादा वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो टैक्स रेसिडेंट इंडिया के कहलाएंगे। नाउ क्योंकि कंपनी एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो जब तक अमाउंट जो आपने अर्न किया है, जो भी आपने इनकम डिराइव की है इंडिया के अंदर, यूएई के अंदर कंपनी में, आप यूएई के अंदर ही रिटेन करके रख रहे हैं, इट Okay. विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्सेस इन इंडिया। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आते हैं, बट क्योंकि वो अभी भी रिजर्व्स हैं या अर्निंग्स हैं उस कंपनी की एंड नॉट इन योर पर्सनल हैंड्स, तब तक उस पर टैक्सेशन की लाइबिलिटी नहीं आती है। पर जब अपन वहाँ उस कंपनी से डिविडेंड्स या आप रेम्यूनरेशन लेना चालू करेंगे सिटिंग इन इंडिया, तब आपको उस पर लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, टैक्स लाइबिलिटी देनी पड़ेगी एज पर योर इंडियन टैक्स स्लैब। रीजन फॉर दैट इज any Indian tax resident has to pay taxes on their global income। तो उनकी करेक्ट। वर्ल्ड वाइड पूरी जो इनकम है, कहीं से भी वो अर्न कर रहे हैं, उस पर आपको इंडियन टैक्स स्लैब के हिसाब से लाइबिलिटी देनी पड़ती है। ओके, यानी कि इन शॉर्ट कि अगर आप नॉन रेजिडेंस हो इंडिया में, यानी कि इंडिया से बाहर रह रहे हो मोर देन 180 डेज, करेक्ट? हाँ, अभी अपन ने जो केस डिस्कस किया दैट इज जहाँ पे हम रेसिडेंट टैक्स इंडियन है, हाँ, 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया में रह रहे हैं, तो आपने ग्लोबल इनकम का बताया, उसके ऊपर आपको एप्लीकेबल रहेगा, एग्जैक्ट आपको पे करना है। एग्जैक्ट लेकिन जो करेक्ट आपने इससे पहले बताया कि यानी कि अगर आप दुबई में रह रहे हो, जैसे हम लोग दुबई में रह रहे हैं और बिजनेस में रह रहे हैं, राइट तो मोर राइट देन 180 डेज वो दुबई में ही रह रहे हैं, उस बिल्कुल केस में कुछ भी बिल्कुल पैसा वो अपना इंडिया ट्रांसफर करते हैं, लेके जाते हैं, जो प्रॉफिट यहाँ बनाया उस जी पर वहां टैक्स नहीं लगता, राइट? एग्जैक्टली तो इसमें क्या है विद द अदर्स जो आपने बोला कि जब वो एनआरआईज कंसिडर हो गए, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो ये टैक्स पर्सपेक्टिव से उस केस में उनको अपनी इनकम जो यहाँ पे अर्न करी उस पर तो कोई टैक्स है नहीं, और जब वो लेके भी जाते हैं एज रिपैट्रिएशन टू इंडिया, उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा बिकॉज इट इज यूएई सोर्स्ड इनकम, यूएई में अर्नड इनकम है, उन ओके, यूएई के हिसाब से कोई पर्सन हैंड्स में टैक्सेशन है नहीं, और वो जब वो अपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए या अदर पर्पसेस के लिए लेके जाएंगे उस पर कोई टैक्स नहीं है, कंसिडरिंग वो एनआरआई है, तो दैट इज अ प्रायर कंडीशन ओके। दैट दे शुड मीट। यानी कि भाई दुबई में खुल के बिजनेस करो, खुल के पैसा कमाओ, आराम से लाइफ एंजॉय करो, और वापस से पैसा इंडिया भी लेके जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स बिल्कुल नहीं पे करना पड़ता इंडिया के अंदर। एब्सोल्युटली Obviously. एब्सोल्युटली ओके, सो थैंक यू सो मच रोमिल भाई, बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है। आई होप कि आप सब लोग जो देख रहे हो वीडियोस, आप सबको भी पूरी क्लैरिटी मिल रही होगी टैक्सेशन के ऊपर। अभी और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपने हमें शेयर किए थे, सो ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन हो आप हमें शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि कुछ रह भी जाए तो नेक्स्ट टाइम के सेशन में उसको जरूर कवर कर लें। ओके, सो एक चीज और होती है, अभी हम इसी चीज पे और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डिटेल में, कि जो इंडियन रेजिडेंट्स
जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं इंडिया में, जो वहाँ के रेजिडेंट है, क्या वो क्लेम कर सकते हैं एग्जम्पशन यूएई की जो इनकम है उनकी, उसके ऊपर कोई है उसका तरीका, यूएई सोर्स्ड इनकम जो है? देखिए, जो इंडियन टैक्स रेसिडेंट है उनको अपनी ग्लोबल इनकम डिस्क्लोज करनी होगी ठीक है। इंडिया में, एज वेल एज उनको उस पर टैक्सेस तो देना होगा जो इंडिया में रेसिडेंट्स हैं। पर क्योंकि यूएई के अंदर कोई टैक्स नहीं है, both the countries have a double taxation avoidance agreement between them, that is there, but क्योंकि यूएई में कोई टैक्स नहीं है तो फिर वो एग्जेम्पशन लेना या वो क्रेडिट लेना पॉसिबल नहीं होता। अगर कभी फ्यूचर में यूएई के अंदर इनकम टैक्स भी आता है तो उस केस में क्या होगा कि जो भी यहाँ पे टैक्स पे हो गया, दे डोंट हैव टू पे अगेन इन इंडिया। फिर उसको इंडिया में नहीं पे बट करना, अगर यहाँ पे कर दिया तो पर्सनल इनकम टैक्स जो जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। जी, करेक्ट। सो इंडिया में ही पर पे करना पड़ेगा अभी उनको, दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग हियर, और उसका एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा इंडिया में उनको, या टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगी। ओके, मतलब एज ऑफ नाउ यहाँ पे भी नहीं है। अगर तुम इंडिया में हो तो Exactly. वहां से कमा रहे हो इंडिया से बैठ के, तो आपको पे करना है, बट दुबई में जो Exactly. हो ऑलरेडी, तो डिस्कशन का उस केस में नहीं है। ओके, करेक्ट, परफेक्ट। करेक्ट। सो अभी टैक्स फाइलिंग के पार्ट पे आ जाते हैं, जो सबसे जी, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट को आपको बिल्कुल। दिखाना होता है सब कुछ अल्टीमेटली, भाई तुमने क्या बिजनेस किया, कितना पैसा बनाया, क्या टैक्स उसमें से निकल के आ रहा है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, वो सारी चीजें। सो एक बार जो टैक्स फाइलिंग की हमारी रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर फॉर यूएई बिजनेस ओनर, समझ लेते हैं, तो इसके सेकंड पार्ट को समझेंगे। तो एक बार आप ये समझा दीजिए एक बार। श्योर। इंडियन टैक्स रेसिडेंट्स, अगेन जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया, उनको वहाँ पे जब अपनी एनुअल टैक्स फाइलिंग करते हैं पर्सन हैंड्स में, दे हैव टू रिपोर्ट जो भी उनके फॉरेन असेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी कंपनीज, रियल एस्टेट होल्डिंग्स, ये सब उनको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है बाय द लॉ। और जो भी अगर उनको कोई टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं, नॉट इन केस ऑफ यूएई बट जनरली कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स हैं, वो एक फॉर्म है, फॉर्म 67, उसके अंदर उनको सारे डिस्क्लोज करने होते हैं, दैट वेयर ऑल दे हैव पेड द टैक्सेस। सो सिंपली स्पीकिंग, जो भी यहाँ पे अर्निंग्स हुई, जो भी उनके एसेट्स हैं, उनकी इक्विटी शेयर होल्डिंग हुई और अदर्स, सब उनको इंडिया के अपने टैक्स फाइलिंग में एनुअली डिस्क्लोज करने हैं। ओके, यानी कि बस उनको जस्ट डिस्क्लोज करना है, बिकॉज वो ऑलरेडी आप बिजनेस जी, कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उस पर पे करना नहीं एग्जैक्ट, करना वो एक अलग चीज है, बट उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है एग्जैक्टली, रिटर्न फाइल करते टाइम। करेक्ट। हाँ, ओके, ठीक है। तो आपने एक वर्ड यूज किया है बीच में दो तीन बार, टैक्स रेजिडेंसी, टैक्स रेजिडेंसी, है ना? तो थोड़ा सा यस। बार समझा दोगे इजी वे में सबके लिए कि व्हाट इज दिस टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, इसका क्या पर्पस और क्या फायदे होते हैं इसके? जी, टैक्स रेसिडेंसी अपने जो डिस्कस किया इज ऑन द बेसिस ऑफ डेज, कहाँ पे कितना डेज एक पर्सन स्पेंड कर रहा है। टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है बाय द कंट्रीज अथॉरिटीज जहाँ पे भी आपका रेसिडेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर जो इंडिविजुअल है, इफ दे आर एबल टू बी इन यूएई फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, वो कुछ दिन से ज़्यादा है, जैसे 180 डेज की रिक्वायरमेंट है इंडिया के केस में, तो यहाँ की वो टैक्स रेसिडेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं, और वो अपनी जो इंडिया के भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर टैक्स बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। सच एज, ये रिसेंट है वेयर म्यूचुअल फंड्स जो इनकम होती है, कैपिटल गेन्स होती है, दुबई यूएई बेस्ड इंडिविजुअल्स को 0% टैक्स की भी बेनिफिट मिल रही है, और रिड्यूस्ड टैक्स रेट भी मिल रही है बेनिफिट, बिकॉज ऑफ द सम हाई कोर्ट रूलिंग्स आर देयर ये चीज़ जस्टिफाई करने के लिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ये प्रूव करती है कि आप एक कंट्री में आप यू आर मीटिंग द थ्रेशोल्ड, जो डेज की रिक्वायरमेंट है, आप उससे ज़्यादा रह रहे हैं उस कंट्री में, और आप उस कंट्री के ही रेसिडेंट हैं। और इंडिया में फॉर एग्जांपल अगर आप यूएई में ले लेते हैं टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, तो इंडिया में आपको ये यूएई सोर्स्ड इनकम पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसा अपन ने म्यूचुअल फंड के केस का डिस्कस किया फॉर एग्जांपल, कुछ बेनिफिट्स भी इससे निकल के आते हैं। ओके, यानी कि इन शॉर्ट टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट एक प्रूफ है आपके लिए कि भाई आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, वहां आपने पैसा कमाया है, तो इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स उस पर नहीं मांग सकती आपसे, आप वो प्रूफ दिखा सकते हो। एग्जैक्टली, राइट। करेक्ट। मेजर रीजन रहता है टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट का, आपकी दोनों जगह आप एक ही चीज पे टैक्स नहीं दे रहे।
डबल डबल टैक्सेशन नहीं टैक्सेशन होगी, अवॉइडेंस। आपने एक जगह पे कर दिया, उसका एग्जैक्टली, सर्टिफिकेट है जो भी वहाँ के रूल्स रेगुलेशन उसके। एग्जैक्टली, करेक्ट, दैट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ओके, रोहित भाई, हमने कॉर्पोरेट टैक्स की बात की, ठीक है, उसके हमने जी, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन सर्कमस्टांसेस समझे इस कंडीशन में क्या होगा। देन हमने पर्सनल टैक्स की भी बात की, इनकम टैक्स की भी हमने बात की, हमने 15% टैक्स की बात की। अब एक चीज और आती जो कि है वैट। ओके, बिकॉज जो डे टू डे ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जी, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इनसाइड द यूएई, देन ऑब्वियसली उस वैट एप्लीकेबल हो जाता है यहाँ पे, जो कि 5% है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार आप वैट के बारे में बता दीजिए, एग्जैक्टली क्या होता है, कितना परसेंटेज और किन चीजों पे लगता है, और क्या ये सबके लिए मैंडेटरी होता है। क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो सिर्फ एक लाइसेंस लेना ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है, क्योंकि हमारी एज ए पर्सन, हमारी भी हमेशा ये कोशिश रहती है कि क्लाइंट को हम पूरी पिक्चर दिखाएं क्लैरिटी के साथ में, कि एट द एंड ऑफ द डे क्या बर्डन आपके ऊपर आने वाला है। ओके, सो एक बार वैट की क्लैरिटी एब्सोल्युटली, थोड़ा सा दीजिए आप, कि वैट कैसे वर्क करता है यूई क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे जीएसटी है इंडिया में, उस तरीके से वीएटी है। पहले वीएटी भी हुआ करता था इंडिया में, सेम वे में यूई में इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। वैट की एक फिक्स रेट है 5% की, और ऑल्टरनेट जो रेट है 0%, वो कुछ कंडीशंस में मिलती है। बट अगर यूए के अंदर विद इन यूए कोई भी कंजम्पशन हो रहा है और गुड्स, सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, इन सब पे स्टैंडर्ड 5% लगता है प्रिडोमिनेटली। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे जिनको एग्जेम्पशन दी गई है, सच एज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट या लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जो ओके, कंपनीज ऑपरेट करती हैं, ये सब एग्जेम्प्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स हैं। इन पे कोई, इनके ऊपर सॉरी, वैट भी नहीं एग्जेम्प्ट लगता फ्रॉम है। वीएटी है। वीएटी वीएटी से एग्जेम्प्ट है, ओके, तो सॉरी। आप ये करो, इनके यस, ऊपर 5% वैट भी नहीं लगता। 5% भी नहीं लगता, करेक्ट। ओके, और कुछ इंडस्ट्रीज हैं या कुछ एरियाज हैं जहां जहां पे आप जीरो रेटिंग ऑफ वैट, मतलब आपको वैट 0% पे ही पे करना है। वो है सच एज, अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, अगेन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, एजुकेशन सेक्टर, शिपिंग सर्विसेज, या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज या गुड्स बाहर कंट्री के, तो इन सब केसेस में जीरो रेटिंग का बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको वैट 0% पे चार्ज करना है। यू डोंट नीड टू कलेक्ट एंड पे द 5%। ओके, अभी आपने लास्ट पॉइंट नाउ, बोला कि कुछ जो हाँ जी, एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि जो बिल्कुल, बिजनेस, जो मैं समझ पाया हूँ कि कंपनी जो लिस्टेड है, लाइसेंस आपने ले रखा है दुबई में, यूएई में, आप बिजनेस यहाँ से करेक्ट, ऑपरेट कर रहे हो, बट आपने प्रोडक्ट एक कंट्री से इंपोर्ट किया, दूसरी कंट्री को जी, एक्सपोर्ट कर दिया कहीं पे, यानी कि प्रोडक्ट को आपने दुबई के अंदर यूएई में नहीं सेल किया आपने, तो उस केस में भी यस, वैट एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। एब्सोल्युटली। तो दो तरीके होंगे, अगेन वो थोड़ा डिटेल में अपन और आगे डिस्कस कर लेंगे। बट अगर आपने गुड्स, फॉर एग्जांपल आपकी मेनलैंड कंपनी में के वेयर हाउस में है या मेनलैंड कंपनी के पास है, और आप अब उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्री के बाहर विद प्रॉपर कस्टम्स डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दी अदर, कुछ रिक्वायरमेंट है लॉ की, जैसे आपके एग्जिट स्टैंप होना चाहिए और ये सब चीज़ें। वंस यू मीट द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड यू कैन प्रूव कि आपने प्रॉपर एक्सपोर्ट किया है, in that case you can zero rate the transaction, आपको वैट चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ओके, और इन केस ऑफ फ्री जोन अगर कंपनी है और सेम कंडीशन, वही इंपोर्ट किया कहीं से, देन इनसाइड यूएई नहीं आया, बाहर की बाहर आउट चला गया, एक्सपोर्ट हो जी, गया, तो इन दैट केस जी, वैट का क्या रोल रहता है। जी, उससे पहले मैं एक बार आपको थ्रेशोल्ड के बारे में भी बता देता हूँ ओके, फॉर परफेक्ट। रजिस्ट्रेशन पर्पसेस। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो थ्रेशोल्ड्स जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपका टर्नओवर, अब अपन टर्नओवर की बात कर रहे हैं, कि ओके, जब आपका रेवेन्यू कंपनी का 375,000 दिरहम्स के ऊपर है लास्ट 12 महीने में, तो आपको वैट के लिए मैंडेटरली रजिस्टर करना है। ओके, अगर आपका टर्नओवर लास्ट 12 महीने में 187,500, 50% ऑफ 375 अगर है, तो आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, विच इज यू हैव एन ऑप्शन वेदर टू रजिस्टर और नॉट, राइट। प्रेफरेबली लोग इसलिए रजिस्टर कर लेते हैं, या तो कस्टमर और वेंडर्स बोलते हैं कि आप रजिस्टर्ड हो तो हमारे लिए डीलिंग करना बेटर है। ऑल्सो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स का, कि जब आपका वेंडर आपको वैट ओके, चार्ज कर रहा है 5% और आप आगे नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर को, तो 5% का नुकसान होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जब नया बिजनेस एक 187,500 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेता है, तो आइडियली वो सब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन मूव कर देते हैं अंडर वीएटी।
right? So now Okay. coming to your point about the फ्री जोन विच इज, तो यूएई में दो टाइप के फ्री जोन्स हैं. एक है डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स, एक है ठीक है। नॉर्मल अदर फ्री जोन्स. डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स जो हैं अपन ने ऊपर भी कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था, विच इज गेटेड फ्री जोन्स की तरह होते हैं जिसमें कस्टम्स का बॉर्डर होता है. तो ओके। इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट है टू अ सिमिलर एक्सटेंट बॉन्डेड वेयरहाउस का. तो जब तक ये गुड्स, वो अगर हम डेजिग्नेटेड जोन की बात करें, तो जब तक ये गुड्स उस फ्री जोन और उस डेजिग्नेटेड फ्री जोन के वेयरहाउस में है जो कि कस्टम्स बॉर्डर के बाहर है, तो वो यूएई के अंदर इंपोर्ट किया गया नहीं माना जाता. ओके। टिल द टाइम आपको ना उस पर वीएटी देने की ज़रूरत है, ना आपको कस्टम्स ड्यूटी की देने की ज़रूरत है. सो अगर मैं उसको और सिंपल टर्म्स में बताऊं कि आप अज्यूम कीजिए आपका ये वेयरहाउस, जो या तो आपका हो सकता है या आपके शिपिंग पार्टनर का हो सकता है, ये एक कस्टम्स गेटेड फ्री जोन के बाहर है, राइट? ओके। तो जहाँ जब तक इट इज़ इन दैट फ्री जोन एंड दैट कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस फॉर एग्जांपल, टिल दैट टाइम कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है वैट या कॉर्पोरेट अपने ये कस्टम्स ड्यूटी देने की. ओके। जब आपने उसको मेनलैंड के लिए क्लियर कर लिया तो वैट आ जाएगा, राइट? उस पर एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी. अगर आपने उसको उस फ्री जोन के वेयरहाउस से डायरेक्टली बाहर एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको उस पर वैट की कंप्लायंस की ज़रूरत ही नहीं है. तो ये एक तरीके से हाई सी सेल हो गया, ये वैट उसमें आउट ऑफ स्कोप हो जाता है. तो आप समझे ये पॉइंट कि वीएटी की एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है. ना आपको 0% लगाना है, ना एग्जेम्प्ट हुआ, ना 5% हुआ, स्ट्रेट अवे आउटसाइड द आउट ऑफ स्कोप फ्रॉम द वीएटी. और ये सेम ट्रीटमेंट एक्चुअली हाई सी सेल, आप म्यूट पे हैं, ये सेम ट्रीटमेंट एक्चुअली हाई सी सेल पे भी एप्लीकेबल है कि अगर आपका गुड्स चाइना से डायरेक्ट इंडिया चला गया या इंडिया से किसी थर्ड कंट्री चला गया वेयर इट्स नॉट टचिंग यूएई बॉर्डर्स, देन ऑल्सो इट इज सब्जेक्ट टू आउट ऑफ स्कोप एंड नो वैट हैज टू बी पेड. आप म्यूट पे हैं तेजी. सो उस केस में फर्क नहीं पड़ेगा कि वो डेजिग्नेटेड फ्री जोन है कि नॉर्मल फ्री जोन है, अगर वो जैसे आपने हाँ, तो बताया उस केस में फर्क नहीं पड़ेगा एग्जैक्टली कि अगर हाई सीज हो गया तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस डेजिग्नेटेड फ्री जोन या नॉर्मल फ्री जोन है. जो नॉर्मल फ्री जोन का पॉइंट अच्छा हुआ आपने वापस ब्रिंग इन किया. नॉर्मल फ्री जोन्स में क्या होता है, दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट कस्टम्स बॉर्डर. तो अगर आप नॉर्मल फ्री जोन के ऑफिस में या वेयरहाउस में आप गुड्स लेके आते हैं तो आपको उन पे वीएटी और कस्टम्स ड्यूटी लेके क्लियर कराना पड़ता है. एट पार आप बोल सकते हैं वो मेनलैंड की तरह ही एक तरीके से ट्रीट होते हैं अगर हम वीएटी पर्सपेक्टिव से बात करें तो. ओके, तो कस्टम ड्यूटी का फर्क आ जाता है अगर बाहर की बाहर प्रोडक्ट जा रहा है तो गेटेड और उसके. बिल्कुल, कस्टम्स और वैट दोनों का ही. जी. ग्रेट. आई होप गाइज आप सबको बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी मिल रही होगी अभी तक. अगर आपको लग रहा है कि हाँ तेज भाई आज रोबिन भाई के साथ मिलकर आपने पूरी क्लैरिटी दी है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपकी कौन सी क्वेरी रिजॉल्व हुई है और अभी भी अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन रह गया है तो. अभी मेरे पास आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन और है रोमिल भाई. देखिए अभी हमने 3 चीज़ों पर डिस्कशन किया, ठीक है. एक हमने बोला गेटेड फ्री जोन, एक हमने बोला नॉर्मल फ्री जोन, एक हमने बोला मेनलैंड अथॉरिटी. 3 अथॉरिटी की हमने बात की अभी, ठीक है. तो एक बार एकदम सिंपल टर्म्स में इन तीनों के अंदर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिफरेंस है, एक बार एक साथ वो चीजें समझा दीजिए तीनों के अंदर. जी. ओके, तो मेन डिफरेंस आता है, आपको जो बेनिफिट है वो है गेटेड फ्री जोन में. अगेन डेजिग्नेटेड फ्री जोन में वहाँ पे जो अपने कॉर्पोरेट टैक्स में डिस्कस किया, अगर आप सर्टेन कंडीशंस मीट आउट कर रहे हैं तो आप पे कॉर्पोरेट टैक्स 0% की एप्लीकेबिलिटी आएगी. वीएटी एज वेल एज कस्टम ड्यूटी भी जब तक वो गुड्स बाहर हैं उन पे 0% की एप्लीकेबिलिटी आएगी और कस्टम्स ड्यूटी भी एप्लीकेबल नहीं होगी. Other free zones might enjoy the benefit of corporate tax considering वो free zone to free zone dealing कर रहे हैं. Again, conditions have to be met. But VAT and custom duty का benefit उनको नहीं मिलेगा क्योंकि जैसे आप goods लेके आते हैं अदर फ्री जोन्स के वेयरहाउस में तो एट पार विद मेनलैंड का ट्रीटमेंट हो गया कि आप उनको फिजिकल प्लेस में ले आए एंड देन इट इज़ विद इन यूएई नाउ, तो वो दोनों की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है. थर्ड इज वेयर इट इज
brought into the mainland altogether. Mainland में आपको corporate tax, VAT as well as customs duty तीनों से comply करना पड़ता है और तीनों को bear भी करना पड़ता है. एक चीज जरूर है इसमें, that mainland is predominantly used, जो मेजरली लोग यूज करते हैं, इट इज कि उनको यूएई के अंदर बिजनेस करना है. फ्री जोन्स या डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स मेजरली केटर करते हैं जब आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है और आपका पूरा स्कोप ही इस तरीके से कि आपका 95% 100% सारे प्रोडक्ट जो हैं या सर्विसेज हैं एक्सपोर्ट हो रही है. उस तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब आप सेटअप करेंगे अपनी कंपनी, यू विल बी एबल टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ यूएई's वेरियस जुरिस्डिक्शन. आप हो सकता है अगर आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एक गेटेड फ्री जोन में सेटअप कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड फ्री जोन में सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप यूएई में बिजनेस करना चाहते हैं मेनलैंड में सेटअप कर सकते हैं. ओके, सो आई होप गाइस आप सबके सारे सवालों के आज जवाब मिल गए होंगे. रोमिल भाई ने बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत डेप्थ में जाके जितनी आपको नॉलेज चाहिए वो सारी आज दी है, ताकि आप इजी तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, यहाँ पे इजी तरीके से बिजनेस को रन कर सकें, और इसलिए आप बाद में अपने टैक्स के सारे रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट अथॉरिटी के वो सारे आप फॉलो भी कर सकें. सो स्टिल, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, कॉल करना है, मैसेज करना है, या कमेंट बॉक्स में लिख के भी आप पूछ सकते हैं. रोमिल भाई, थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए, हमें इतनी सारी नॉलेज देने के लिए, हमारी सारी ऑडियंस को समझाने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर को. एंड आई होप ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद डिसीजन लेना सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. जो लोग सोच रहे थे थोड़ा 2 महीने बाद सोचेंगे, 3 महीने बाद, मे बी जब देखेंगे इतना सारा बेनिफिट, इतना सारा पैसा सेव हो सकता है, तो आई नो वो जल्दी बिजनेस स्टार्ट करेंगे. बट नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपको क्लैरिटी है तो डिसीजन लेना आपके लिए इजी हो जाता है हमेशा. तो एज यूजुअल आपको नॉलेज देते रहेंगे. अगले वेबिनार जल्दी आ रहा है आपके लिए, बहुत स्पेशल वेबिनार है. आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. नेक्स्ट सेशन को अटेंड करने के लिए हमारी टीम आपके टच में रहेगी. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू रोमिल भाई. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you Teji. Thank you everyone.